नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं और जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में एक समय में दुश्मन रहे नेता चुनाव के समय में दोस्त बन गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में आश्चर्यजनक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं पार्टियों के टूटने और नए गठबंधन बनने के साथ साथ जहां एक समय के सहयोगी प्रतिद्वंदी बन गए हैं और दुश्मन सहयोगी बन गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कभी बीजेपी के दुश्मन थे, इस लोकसभा चुनाव में वो सहयोगी बन गए हैं और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को साधने में जुटे हैं। बता दें कि राजनीति में हमेशा से कहा जाता रहा है कि राजनीतिक लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। राजनीति में सब अपने अवसर की तलाश में रहते हैं। जिस तरह अवसर मिला उधर ही चले गए, या यूं कहें कि राजनीतिक लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता। सभी सियासी लोग अपने अपने फायदे में लगे होते हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता है। सभी सियासी लोग अपना ही फायदा देखते हैं। बता दें, बीजेपी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ गई है, जिसको देखते हुए हार के डर से बीजेपी अपने खेमे में छोटे छोटे दलों को शामिल कर रही है। बता दें, 2014 में जारी बीजेपी का घोषणा पत्र जो भी वादे किए गए थे सब जुमले साबित हुए, जिसके बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया है और जनता से 5 साल का और समय मांग रही है। 5 साल मुझे और दो। इसके साथ वो ये भी कह रही है कि हमें समय दो, मैं देश से गरीबी हटा दूंगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। वहीं 2019 के घोषणा पत्र में पीएम मोदी और उनके आला कमान द्वारा जनता को बेवकूफ बनाते हुए एक बार फिर से खूब अच्छे से जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि इस बार सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर देश का सारा काला धन बाहर हो जाएगा और कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा समेत तमाम वादे किए। जिसके बाद बीजेपी की दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। नरेंद्र मोदी की दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी हो गई। समय बीतता गया और लोगों की उम्मीद बढ़ने लगी और अब अच्छे दिन आएंगे और देश से गरीबी चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, घूसखोरी चरम पर पहुंच गई। जनता को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लेकिन देश की सत्ता में काबिज हुक्मरानों को अपनी साज सज्जा और मेंटेनेंस से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। बता दें कि पिछले 10 सालों से देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। देश के सत्ताधारी करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और रोजाना लगभग 2 से 4 युवा सुसाइड कर रहे हैं, जिसको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। गोदी मीडिया सिर्फ मोदी का गुणगान कर रही है। यहाँ पर एक कहावत पूरी तरह फिट बैठती है कि देश की जनता को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसको आलसी बना दो, जिसका सबसे सटीक उदाहरण राशन योजना है। पीएम मोदी ने देश की जनता को आलसी बनाने के लिए और वोट लेने के लिए जनता को फ्री राशन देना शुरू कर दिया है और देश की जनता को गुलाम बना दिया है। वहीं बीजेपी की इस नीतियों का जो विरोध करने लगा और उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वो गायब हो गया और आज तक उसका कोई अता पता ही नहीं चला। बता दें कि पीएम मोदी को जिससे भी खतरा दिखाई देता है उसको किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा देते हैं। वहीं जनता पीएम मोदी के झूठ और जुमलेबाजी से वाकिफ हो गई है। इस बार देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है और इस बार मोदी का सफाया निश्चिंत है। जहां एक बार मोदी सीन से गायब हुए, उसके बाद पीएम मोदी के भ्रष्टाचार की सभी पोल खुल जाएगी और दोबारा एक बार फिर से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। वहीं बीजेपी के मुखर रहे दुश्मन अब साथ में है। इसका उदाहरण नांदेड़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली में देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल ने मंच साझा किया। बता दें, लातूर जिले के लोहा से अविभाजित शिवसेना के तत्कालीन विधायक चिखलीकर 2019 से बीजेपी में शामिल हुए थे और लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के गढ़ नांदेड़ से अशोक चौहान को हरा दिया था। बता दें कि एक चुनावी रैली में मोदी ने आदर्श सोसाइटी घोटाले को लेकर चौहान पर निशाना साधा था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले हो गए। अब चौहान बीजेपी में नहीं थे तब वो घोटालेबाज थे, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चौहान एक डीलर है, नेता नहीं। चौहान इस साल फरवरी में बीजेपी में शामिल हुए और राज्यसभा सदस्य बने। वो अब मराठवाड़ा क्षेत्र में चिखलीकर और अन्य बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। 2019 में मावल लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना के श्रीरंग बरने ने एनसीपी नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को हराया था। ये पहली बार था जब शरद पवार के नेतृत्व परिवार के किसी सदस्य को चुनावी हार का स्वाद चखना पड़ा था। बता दें कि साल 2023 की बात करें तो अजित पवार ने अपने चाचा से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया और जब साल 2024 में अजित पवार की एनसीपी महायुति के लिए प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार की पार्टी एनसीपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में है। कहा जाता है कि अजित पवार ने लोकप्रिय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता अमोल कोल्हे को एनसीपी में शामिल होने और 2019 में शिरूर लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा शिवसेना सांसद शिवाजी राव अधलराव पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजी किया था, जो उस समय अविभाजित शिवसेना में थे। अमोल कोल्हे ने
अधल राव पाटिल को हराया था। बता दें कोल्हे अब शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना एनसीपी महायुति गठबंधन की सीट बंटवारे की व्यवस्था में शिथुर सीट अजित पवार के पास गई और कोल्हे को हराने के इरादे से उन्होंने अधल राव पाटिल को एनसीपी में शामिल कर लिया। अब अजित पवार अपने पूर्व शिष्य कोल्हे के खिलाफ प्रचार करेंगे। मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र में अविभाजित शिवसेना के 2 बार के सांसद राहुल शेवाले का मुकाबला शिवसेना के अनिल देसाई से है। 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद शेवाले शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी देसाई को काफी हद तक पर्दे के पीछे के योद्धा के रूप में जाना जाता है। वहीं बारामती में पवार परिवार के 2 सदस्य आमने सामने हैं। अजित पवार पहले अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के चुनाव अभियानों का प्रबंध करने थे। अब उनके नेतृत्व वाली एनसीपी ने 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा है। इस लड़ाई ने अजित पवार के तत्काल परिवार में भी दरार पैदा कर दी है, क्योंकि उनके छोटे भाई श्रीनिवास और उनका परिवार सुले के समर्थन में सामने आ गया है। बीड में बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे के स्थान पर उनकी बड़ी बहन और पूर्व राज्य मंत्री पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा को उनके चचेरे भाई और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने हरा दिया था। धनंजय मुंडे अब अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में हैं और वो सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार पंकजा के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि रायगढ़ में एनसीपी के सुनील तटकरे ने 2019 के लंबे समय में शिवसेना सांसद अनिल गीते को मामूली अंतर से हराया था। कांग्रेस ने तब तटकरे का समर्थन किया था, क्योंकि वो शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन में थी। अब तटकरे अजित पवार की एनसीपी के साथ हैं, जबकि गीते शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के गुट के साथ रहे और उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी है। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव महाभारत युद्ध में बदल गया है। यहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं वे पूर्व दुश्मनों की भी मदद कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इस समय महाराष्ट्र की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहाँ परिवार के ही लोग अब आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे का जमकर के विरोध कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।